हार्दिक स्वागत है आप सभी का वैश्विक प्रणाम सर। हिंदी संस्थान ह्यूस्टन अमेरिका के पटल पर, जहां से ये छंद रचना कोर्स का कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्त जी और आदरणीय डॉक्टर श्याम प्रकाश अग्रवाल जी, आपका आभार है इस कार्यक्रम को प्रसारित करने के लिए और मुझे लोगों से जोड़ने के लिए। उपस्थित सभी सहभागी बंधुओं बहनों का मेरी ओर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग गीत विषय पर चर्चा करेंगे। गीत एक कविता की विधा है जिसका मुख्य संबंध गाने से है। जो गेय है, गाने योग्य है, वही गीत हो सकता है। गीत के बारे में अधिक बताने से पहले उचित होगा कि एक गीत का उदाहरण ले लिया जाए। तो सबसे पहले मैं एक गीत को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा और उसके बाद में गीत के विषय में चर्चा करेंगे। इतना अवश्य बता दें कि जो मित्र भजन, कीर्तन, लोकगीत, गीत इत्यादि लिख रहे हैं, वे आज के इसको कार्यक्रम को बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। गीत सार्थक तभी होगा जब उसमें गीत के सभी लक्षण विद्यमान हों। भजन भी अधिकतर गीत होते हैं, कुछ पद होते हैं, कुछ गजल और मापनी के ढंग पर भी भजन लिखे जाते हैं, लेकिन अधिकतर जो भजन है वो गीत विधा में ही होते हैं। तो जब गीत विधा को समझ लेंगे तो भजन कीर्तन लिखना भी सरल हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम एक गीत का उदाहरण लेते हैं। मेरा उद्देश्य गीत को प्रस्तुत करना नहीं है, बल्कि गीत के माध्यम से गीत विधा का परिचय देना मेरा उद्देश्य है। इसलिए आप बहुत ध्यान से उसकी पंक्तियों को सुनेंगे ताकि जब हम चर्चा करें तो आपकी समझ में उससे संबंधित बातें आती जाए। सुनिएगा एक गीत। क्या हुआ कुछ कहो वाटिका के सुमन, हो गई खुरदुरी पाखुरी पाखुरी, पाखुरी पाखुरी, खुरदुरी खुरदुरी, हो गई खुरदुरी पाखुरी पाखुरी, पाखुरी पाखुरी, खुरदुरी खुरदुरी। कौन से देश से गर्म पछुआ चली, डाल की नव कली अध खिली रह गई। गीतिका एक स्वच्छंद मधुमास की, पाखुरी के अधर पर सिली रह गई। पाखुरी के अधर पर सिली रह गई। कुंज वन में न आई सुरभि राधिका, कुंज वन में न आई सुरभि राधिका, रो पड़ी मन किशन की सृजन बांसुरी। हो गई खुरदुरी पाखुरी पाखुरी, पाखुरी पाखुरी, खुरदुरी खुरदुरी। है अनिल में अनल, लालिमा में भरी कालिमा, गीत में रहो सुमन में चुभन,
लग रहा है विहग को विहग बाज सा, डस रही तरुवरों को लता की छुअन, डस रही तरुवरों को लता की छुअन। अब भरोसा नहीं मेघ से दूत पर, यक्षिणी जल रही बीच अलकापुरी, हो गई खुरदुरी पाखुरी 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 पाखुरी, खुरदुरी खुरदुरी। झूठ वाचाल है सत्य गूंगा हुआ, बाहुधन बल बिना न्याय लाचार है। भीड़ ही दे रही है दिशा देश को, अब अनाचार ही लोक आचार है। अब अनाचार ही लोक आचार है। हैं तिमिर के भवन आज शहनाइयाँ, हैं तिमिर के भवन आज शहनाइयाँ, रश्मियाँ द्वार बांधे खड़ियाँ जुरी, हो गई खुरदुरी पाखुरी 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 पाखुरी, खुरदुरी खुरदुरी। शीर्ष के फूल झुल से खिले फिर नहीं, पाखुरी पाखुरी हो बिखर ही गए। दूब के वृंत रौंदे तपे जो बचे, जल मिला तो सजल हो निखर ही गए। जल मिला तो सजल हो निखर ही गए। इसलिए दूब के नाम ही लिख गई, इसलिए दूब के नाम ही लिख गई, आज सारे चमन की छटा माधुरी, हो गई खुरदुरी पाखुरी 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 पाखुरी, खुरदुरी 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 पाखुरी पाखुरी। क्या हुआ कुछ कहो वाटिका के सुमन, हो गई खुरदुरी पाखुरी 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 पाखुरी, खुरदुरी खुरदुरी। ये गीत आपने सुना। अब इस गीत में सबसे पहला जो लक्षण है, जो घटक है, जो अवयव है जिससे समझना आवश्यक है, वो है लय। एक लय पे गीत लिखा जाता है और लय के व्याकरण को ही हम छंद कहते हैं। तो अगर गीत लय में लिखा गया है तो उसके पीछे कोई छंद भी होगा, उस छंद को हम आधार छंद कह देते हैं। अर्थ यह है कि उस लय का आधार वो छंद है, इसलिए उसका नाम कर दिया आधार छंद। आधार छंद से हम लय ग्रहण करते हैं और छंद में कितने चरण होंगे, कितने कहाँ कहाँ तुकांत होगा, यह व्यवस्था हम छंद की नहीं लेते हैं। यह गीत की अपनी व्यवस्था होती है, अपनी योजना होती है। छंद से हम केवल लय को ग्रहण करते हैं। तो जब हम कहेंगे गीत का आधार छंद यह है, तो इसका अर्थ होगा कि उस छंद की लय पर वो गीत रचा गया है। शेष बातें गीत की अपनी होती है, तुकांत योजना, पंक्तियों की संख्या इत्यादि, जो कुछ भी है वो गीत का अपना ढांचा है, अपना ताना बाना है। तो इस गीत में जो लय ली गई है वो क्या है? ये मापनी युक्त छंद है। आप चाहें तो उसकी पंक्ति से ही निकाल सकते हैं कि हो गई खुरदुरी पाखुरी पाखुरी, गालगा 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 गालगा। ये वाचिक स्रग्विणी छंद हो गया। स्रग्विणी छंद वर्णिक है, लेकिन जब उसको वाचिक रूप में प्रयोग करते हैं, अर्थात उच्चारण के अनुरूप हम
एक गुरु की जगह 2 लघु का प्रयोग करते हैं तो उसका नाम हो जाता है वाचिक श्रवणी। तो इसका आधार छंद है वाचिक श्रवणी और पूरे गीत में वाचिक श्रवणी छंद का ही प्रयोग किया गया है। इसका मुखड़ा, अंतरा, आगे की जो भी पंक्तियां हैं वे सभी इसी वाचिक श्रवणी छंद पे आधारित है। तो हम लय में गा के लिखें और बाद में वाचिक श्रवणी छंद की मापनी से उसको मिलाते भी चलें कि कहीं पर कोई हमसे चूक तो नहीं हो गई, कहीं विचलित तो नहीं हो गए। इसके लिए आधार छंद होता है। अन्यथा अगर लय का आपने बहुत सही ढंग से अनुकरण कर लिया है तो चूक होने का प्रश्न ही नहीं है, मगर अनुकरण में कहीं न कहीं कमी रह जाती है, इसलिए लय फिसल जाती है और उसको सही करने के लिए, शुद्ध रखने के लिए हम आधार छंद को समझते हैं। तो इसका आधार छंद है वाचिक श्रवणी और मापनी है गालगा 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 गालगा। अब देखिए इसमें दूसरा जो तत्व है, घटक है, लक्षण है, वो है मुखड़ा। इसका मुखड़ा है क्या हुआ कुछ कहो वाटिका के सुमन, हो गई खुरदुरी पाखुरी पाखुरी। इन 2 पंक्तियों का ये मुखड़ा है। पहली पंक्ति स्वतंत्र है, दूसरी पंक्ति हो गई खुरदुरी पाखुरी पाखुरी। इस पंक्ति को टेक के रूप में लिया गया है। टेक क्या होती है? मुखड़े की जिस पंक्ति को अंतरे के बाद दोहराया जाता है उसको टेक पंक्ति कहते हैं। माने हर अंतरा खत्म होने के बाद हम इसी पंक्ति को जोड़ के पढ़ेंगे तो गीत का आनंद बढ़ जाएगा। यह पंक्ति कहलाती है टेक। टेक को स्थाई भी कहते हैं, कुछ लोग ध्रुव पंक्ति भी कहते हैं और प्राचीन भाषा में जो चलन रहा है गाने वालों का, गायकों का, वे इसको टेक कहते हैं। आप कोई भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं। तो मुखड़ा किसी छंद पे आधारित है, आपने देखा वाचिक श्रवणी पे आधारित है। पंक्तियां 1 से 4 तक हो सकती हैं, इसमें 2 पंक्तियां हैं। उसका तुकांत विधान आप बनाएंगे, आपकी इच्छा से बनेगा। तो इस रचनाकार ने यानी मैंने प्रथम पंक्ति को अतुकांत और दूसरी पंक्ति को एक तुक दिया है जो अभी नहीं प्रकट हुआ है। जब अंतरे के साथ मिलकर पढ़ेंगे तब प्रकट होगा कि उसके तुकांत का प्रयोग हमने कहाँ किया है और कहाँ उसको मिलाया है। संप्रति इसकी जो एक पंक्ति है वो है हो गई खुरदुरी पाखुरी पाखुरी। गायन में आनंद पैदा करने के लिए हम और भी प्रयोग करते रहते हैं, जैसा आपने देखा होगा। हमने कहा हो गई खुरदुरी पाखुरी पाखुरी, पाखुरी पाखुरी खुरदुरी खुरदुरी, खुरदुरी खुरदुरी पाखुरी पाखुरी। ये उस अनुभूति को गहन से गहन बनाने के लिए और रसानंद को बढ़ाने के लिए ऐसे प्रयोग किए जाते हैं। अब आइए अंतरे। अंतरा है कौन से देश से गर्म पछुआ चली, एक पंक्ति। डाल की नवकली अधखिली रह गई, दूसरी पंक्ति। गीतिका एक स्वच्छंद मधुमास की, तीसरी पंक्ति। पाखुरी के अधर पर सिली रह गई, चौथी पंक्ति। फिर इसके बाद है पांचवी और छठी पंक्ति। कुंज वन में न आई सुरभि राधिका, रो पड़ी मन किशन की सजन बांसुरी। और ये पंक्तियां 6 समाप्त होने के बाद हमने फिर जोड़ दिया ला करके हो गई खुरदुरी पाखुरी पाखुरी। तो देखिए अंतरे में जो प्रारंभिक पंक्तियां हैं वो 4 पंक्तियां हैं और उसमें से पहली और तीसरी पंक्ति स्वतंत्र है, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया गया है। अंतरे की पहली 4 पंक्तियां प्रारंभिक पंक्तियां हैं, उसमें दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया गया है। पहली और तीसरी स्वतंत्र है, दूसरी और चौथी में क्या तुक मिलाया गया है? डाल की नवकली अधखिली रह गई। उधर चौथी क्या है? पाखुरी के अधर पर सिली रह गई। तो अधखिली रह गई, सिली रह गई। इसमें तुकांत क्या हो गया? इली रह गई। दोनों पंक्तियों में तुकांत है, इली रह गई। और ये ध्यान देना है कि इसमें जो 4 पंक्तियां हैं इसमें हमने दूसरी और चौथी को तुकांत लिया है। गीत में गीतकार की इच्छा है, वो स्वतंत्र है, वो चाहे तो पहली दूसरी को तुकांत बना ले, तीसरी चौथी को अलग तुकांत बना ले,
वो चाहे तो ऐसा करे जैसा मैंने किया है, यानी दूसरी और चौथी को तुकांत मिलाए। वो चाहे तो पहली, दूसरी और चौथी को तुकांत कर दे, तीसरी को स्वतंत्र कर दे, तो वो मुक्तक शैली हो जाएगी। तो इन 4 पंक्तियों की तुकांत व्यवस्था या तुकांत योजना गीतकार के हाथ में है, वो जैसी चाहे बना सकता है। अब इसके बाद पंक्तियां आती हैं, कुंज वन में न आई सुरभि राधिका, रो पड़ी मन किशन की सृजन बांसुरी, और इसमें हमने मिलाया हो गई खुरदुरी पाखुरी पाखुरी। वो टेक पंक्ति जो थी उसको यहाँ पर मिला के पढ़ा। तो ये जो कुंज वन में न आई सुरभि राधिका, रो पड़ी मन किशन की सृजन बांसुरी, ये 2 पंक्तियों को मिला के एक पंक्ति बनती है जो कहलाती है पूरक पंक्ति। अंतरे के बाद की यह पंक्ति कहलाएगी पूरक पंक्ति। और पूरक पंक्ति की लय ताल टेक के साथ मिलनी चाहिए, उसका तुकांत टेक से मिलना चाहिए, और जहां तक संभव हो भाव की दृष्टि से भी उसका टेक के साथ में तालमेल होना चाहिए। तो जब हमने कहा कुंज वन में न आई सुरभि राधिका, रो पड़ी मन किशन की सृजन बांसुरी बांसुरी, और मिलाया हो गई खुरदुरी पाखुरी पाखुरी, तो बांसुरी और पाखुरी में क्या मिला? पूरी पूरी तुकांत दोनों में मिल गया। इस प्रकार से जो अंतरे की बाद की पंक्ति है जिसे पूरक पंक्ति कहते हैं, उसका तुकांत टेक के तुकांत के साथ मिलना चाहिए, भाव भी मिलना चाहिए। भाव मिले तो ज्यादा अच्छा है। कभी कभी गीतों में भाव नहीं मिलता है, लेकिन ज्यादातर भाव भी मिलना चाहिए। हम जब कहते हैं कि रो पड़ी मन किशन की सृजन बांसुरी, तो उसी के साथ भाव इसका मिल जाता है, हो गई खुरदुरी पाखुरी पाखुरी। अब आइए हम दूसरे अंतरे को देखें। दूसरे अंतरे को प्रारंभ करने के पहले हम गीत की विशेषता बताना चाहेंगे कि पहले अंतरे में जितनी प्रारंभिक पंक्तियां हैं पूरक पंक्ति जैसी है, उनके तुकांत जैसे हैं, पूरी योजना जैसी है। उस योजना को बनाने का गीतकार का अपना अधिकार है, वो स्वतंत्र है। लेकिन पहले अंतरे में एक बार उस योजना को बना देने के बाद स्वतंत्रता खत्म हो गई। दूसरे अंतरे में योजना वही रहेगी, तीसरे में वही रहेगी। गीत में वो जितने अंतरे बनाएगा उसकी योजना फिर बदल नहीं सकती। तो आपकी योजना क्या थी? एक तो वाचिक श्रेणी पे आधारित पंक्तियां हैं, सो तो है ही है। दूसरी योजना थी कि 4 होंगी प्रारंभिक पंक्तियां और दूसरी चौथी तुकांत होगी। अब देखें कि अगले अंतरे की 4 पंक्तियों में ये बात लागू होती है कि नहीं। क्या बात? कि प्रारंभिक 4 पंक्तियां वाचिक श्रेणी पे आधारित और दूसरी और चौथी में तुकांत। ये आपको देखना हो। सुनिएगा कि है अनिल में अनल, लालिमा में भरी, है अनिल में अनल, लालिमा में भरी, कालिमा गीत में रो, सुमन में चुभन। दूसरी पंक्ति। तीसरी, लग रहा है विहग को विहग बाज सा, और चौथी पंक्ति, डस रही तरवरों को लता की छुअन। तो जब हमने कहा कि है अनिल में अनल, लालिमा में छुपी, कालिमा गीत में रो, सुमन में चुभन, और फिर लग रहा है विहग को विहग बाजसा, डस रही तरवरों को लता की छुअन। तो चुभन और छुअन इन दोनों में तुकांत है, और यही व्यवस्था आपने पहले अंतरे में की थी कि दूसरी और चौथी पंक्ति तुकांत होगी। तो इन 4 पंक्तियों की सारी व्यवस्था वही रही जो पहले अंतरे में थी। आप पूरक पंक्ति देखिए। पूरक पंक्ति 2 पंक्तियों को मिला के बनती है, जिसमें पहली पंक्ति स्वतंत्र और दूसरी पंक्ति का तुकांत टेक के साथ मिलेगा। अब देखिए मिलता है कि नहीं। अब भरोसा नहीं मेघ से दूध पर, इसका तुकांत नहीं मिलाया। हो गई। अब भरोसा नहीं मेघ से दूध पर, यक्षिणी जल रही बीच अलकापुरी, हो गई खुरदुरी पाखुरी पाखुरी। तो अलकापुरी और पाखुरी में उरी का तुकांत फिर मिल गया करके, सम तुकांत हो गया टेक के साथ। ये तीसरा अंतरा है।
तो क्षमा करें, दूसरा अंतरा है। तो दूसरे अंतरे की योजना जो है वो पूरी की पूरी वही रही जो पहले की थी। और क्या योजना थी कि कुल मिला के 6 पंक्तियां होंगी। 4 पंक्तियां ऐसी होंगी जिसमें दूसरी और चौथी तुकांत होगी, फिर 5वीं और 6ठी मिलकर के पूरक पंक्ति बनाएंगी, जिसका तुकांत टेक के साथ मिलेगा। और टेक का तुकांत है उरी, वो नहीं बदल रहा है, लेकिन अंतरे के तुकांत बदलते रहेंगे। अंतरे में हम दूसरी और चौथी पंक्ति को तुकांत करेंगे, यह योजना तो वही रहेगी, लेकिन तुकांत क्या होगा ये हर अंतरे में बदल जाएगा। तुकांत हम हर अंतरे में बदल देंगे, तुकांत की योजना नहीं बदलेगी, तुकांत बदल जाएगा। तो पहले तुकांत क्या था कि इली रह गई, अधखिली रह गई, सिल्ली रह गई, लेकिन इसमें तुकांत क्या हो गया, चुभन छुअन अन हो गया। अब देखें तीसरा, झूठ वाचाल है, सत्य गूंगा हुआ, बाहु धनबल बिना न्याय लाचार है। लाचार है, भीड़ ही दे रही है दिशा देश को, अब अनाचार ही लोक आचार है। आचार है, तो दूसरी और चौथी पंक्ति में क्या है, लाचार है, आचार है, अर्थात तुकांत हो गया आचार है। दूसरी चौथी तुकांत हो गई। और 5वीं 6ठी पंक्ति है, तिमिर के भवन आज शहनाइयां, रश्मियां द्वार बांधे खड़ी आंजुरी। आंजुरी का उरी हो गई खुरदुरी, पाखुरी पाखुरी, पाखुरी का उरी, दोनों एक में मिल गए। ये हमारी पूरक पंक्ति और टेक में तुकांत मिल गया। अंत में चौथा अंतरा देखें कि शीर्ष के फूल झुलसे खिले, फिर नहीं पाखुरी पाखुरी हो बिखर ही गए। पाखुरी पाखुरी हो बिखर ही गए। और दूब के वृंत रौंदे तपे जो बचे, जल मिला तो सजल हो निखर ही गए। दूसरी पंक्ति का अंत क्या था, बिखर ही गए, और चौथी का अंत क्या है, निखर ही गए। तो तुकांत क्या हो गया, इखर ही गए। दोनों में तुकांत हो गया इखर ही गए। अब तुकांत बदल गया, लेकिन तुकांत की योजना नहीं बदली, यानी पंक्ति दूसरी और चौथी ही तुकांत रही। इसके बाद 5वीं और 6ठी पंक्ति देखें, इसलिए दूब के नाम ही लिख गई, इतनी स्वतंत्र है। इसके बाद है, आज सारे चमन की छटा माधुरी, हो गई खुरदुरी पाखुरी पाखुरी। तो माधुरी की उरी और पाखुरी की उरी फिर मिल गई, अर्थात पूरक पंक्ति और टेक के बीच में तुकांत फिर मिल गया। अब अंत में यह हम इस व्यवस्था के बारे में बताना चाहेंगे कि मुखड़ा एक पंक्ति से 4 पंक्ति तक हो सकता है। उसकी योजना आप जो चाहें बना ले, उसमें से एक पंक्ति जो है वो टेक होगी। अंतरे में प्रारंभिक पंक्तियां 2 होंगी कम से कम, और तीसरी पंक्ति जो है वो पूरक पंक्ति होगी। अब यहाँ अंतरे में 2 की जगह 4 पंक्तियां हैं, 4 की जगह आप 6 भी ले सकते हैं, लेकिन जो योजना बना लेंगे एक अंतरे में कि हम इतनी पंक्तियां लेंगे और इन पंक्तियों में तुकांत मिलाएंगे, और पूरक पंक्ति इतनी होगी और इसका टेक के साथ ऐसे तुकांत मिलेगा। इस व्यवस्था को, इस योजना को आपको दूसरे, तीसरे, चौथे जितने भी गीत के अंतरे हैं सब में पूरी तरीके से इसका पालन करना होगा। इसमें कोई खिसकाव आपके हाथ में नहीं है। और अगर आप मनमानी करते हैं और कहते हैं कि मेरे भाव भंग हो जाते हैं, मैं अगर आपके शिल्प पे चलती हूँ या चलता हूँ तो मेरे भाव मर जाते हैं, तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि कविता छोड़ करके अपने भाव को गद्य में व्यक्त करें। अगर आपको छंदबद्ध कविता लिखनी है तो शिल्प में रहते हुए आपको अपने भाव व्यक्त करने होंगे। जैसे आप कार मोटरसाइकिल लेके सड़क पे चलते हैं तो कभी नहीं कहते हैं कि मैं नियमों का पालन करूंगा तो मेरी स्वतंत्रता भंग हो जाएगी, मेरा मूड खराब हो जाएगा। आप नियमों का पालन करते हुए ट्रैफिक में चलते हैं, क्लच, ब्रेक और जितने भी सिग्नल सबको फॉलो करते हुए आप चलते हैं, कभी भी परेशानी नहीं होती है, आप आनंद में चलते हैं, आनंद भंग नहीं होता है। ऐसे ही शिल्प में रहते हुए जब आपका आनंद भंग न हो, रचना होने लगे, तो समझिए माँ की कृपा है, आप कविता कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हो पाता है, कविता छोड़ दीजिए, केवल गद्य में ही अपने को व्यक्त कर दिए। अनर्गल कविता लिखने से कविता भी प्रदूषित होती है और लिखने वाले का सम्मान भी साहित्यकारों में नहीं होता है।
ये मेरा विनम्र निवेदन है। वैसे तो हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपने ढंग से सोचने के लिए। अब इसमें कुछ बातें हम और बताना चाहेंगे कि इसमें भाव प्रवणता भी होती है। भाव प्रवणता इसकी ऐसी होती है कि जैसे मुखड़े ने आकर के एक परिचय दिया, एक प्रस्तावना दिया कि क्या हुआ, कुछ कहो वाटिका के सुमन, हो गई खुरदुरी पाखुरी पाखुरी। एक सवाल ऐसा दाग दिया कि सुनने वाले के अंदर जिज्ञासा पैदा हो गई, अरे ये क्या कहना चाहते हैं। वाटिका के पुष्प से कह रहे हैं कि तुम्हारी पाखुरी पाखुरी खुरदुरी क्यों हो गई। अब जिज्ञासा पैदा कर दी मुखड़े ने। उस जिज्ञासा का समाधान पूरा गीत करेगा, और इस ढंग से करेगा कि एक अंतरा जब प्रारंभ होगा तो भाव का आरोह होगा। भाव आरोह माने ऊपर को उठता चला जाएगा, और पूरक पंक्ति जब आएगी तो एकदम अवरोह आ जाएगा। एक समाधान ऐसा, और आ करके उसी टेक वाली पंक्ति से मिल जाएगा, और मिल करके एक आनंद की अनुभूति देगा, एक रसानुभूति देगा हर अंतरा। और साथ में गायन की दृष्टि से भी ऐसा है, जब संगीतबद्ध करते हैं तो जिन सुरों में हमारी टेक होती है उन्हीं सुरों में प्रायः पूरक पंक्ति को भी ढाला जाता है। सरगम उसकी ऐसी बनाई जाती है पूरक पंक्ति की कि वो टेक की सरगम से मिले और वहीं पर आकर के वो चिपक के बैठ जाए और दोनों एक साथ गा लें। कोई फिल्मी गीत भी अगर आप कभी देखेंगे तो ये चीज आप उसमें अध्ययन करिएगा, पाइएगा कि जो टेक की पंक्ति है गीत की, उसका सरगम, उसकी जो सांगीतिक प्रवृत्ति है वह पूरक पंक्ति से मिला दी जाती है, या पूरक पंक्ति की सरगम उस टेक से मिला दी जाती है, ताकि गाते समय दोनों एक हो जाए। और उसी समय ताल लय सब एक हो जाती है। जो ढोलक पे तबले पे ठेका देता है वो भी उसी में मिला के गाता है, हारमोनियम वाला उसी में गाता है, जितना ऑर्केस्ट्रा है पूरा का पूरा उसी में मिलता है। और जैसे जैसे अंतरा खत्म होता है सुनने वाला झूम उठता है। तो भाव से भी झूमे, शिल्प से भी झूमे, संगीत से भी झूमे, तब गीत सार्थक होगा। अनर्गल लिखने से गीत सार्थक नहीं होता है। ये भाव प्रवणता है। खैर, अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि गीत में आवश्यक नहीं है कि एक ही छंद में पूरा गीत लिखा जाए। हम गीत में एक से अधिक छंदों का भी प्रयोग कर सकते हैं। अर्थ क्या निकला? एक से अधिक लयों का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब कहां करें, कैसे करेंगे, उसका मुख्य सिद्धांत हम पहले बताएंगे। कि मान लो किसी ने प्रयोग किया कि हम इसमें उसका टुकड़ा मिलाएंगे, उसमें उसका टुकड़ा मिलाएंगे और ऐसे मुखड़ा बनाएंगे, बना लीजिए। अंतरा लिखेंगे तो हम ऐसे ऐसे टुकड़े मिला करके एक नई व्यवस्था देंगे, अब गा के सुनाएंगे, गाने में भी अच्छा लगेगा। टुकड़े उकड़े मिला के उसने वो व्यवस्था बनाई। अब ये पूरा अगर गाने में बन गया और अंतरे की जो पूरक पंक्ति है वो मुखड़े की टेक के साथ मैच कर गई, माने तालमेल बैठ गया उसका, तो गीत सफल हो गया, कोई दोष नहीं। आपने जो टुकड़े जोड़ दिए कोई दोष नहीं, ये नहीं होता एक ही छंद पे पूरा गीत चले। लेकिन इतना मुखड़ा और पहला अंतरा मिला के जो योजना आपकी बनी, लय की, तुकांतता की, पंक्तियों की संख्या की, जो योजना मुखड़ा और पहले अंतरे को मिला के बनी, वो योजना फिर दूसरे अंतरे में, तीसरे अंतरे में, प्रत्येक अंतरे में ज्यों की त्यों रहेगी। उसको बदलने का आपको अधिकार नहीं है। जैसे जैसे टुकड़े पंक्तियां जोड़ के पहला अंतरा मुखड़ा बनाया है, ठीक वैसे ही दूसरा अंतरा बनेगा, ठीक वैसे तीसरा बनेगा, और उसका तालमेल टेक के साथ में वैसा ही होता चला जाएगा। अब आपको एक प्रयोग दिखाते हैं जिसमें एक के बजाय दो। तू परेशानी क्यों नहीं, मैंने देते मैं रख देना ना। व्हाई यू गेट इरिटेटेड सो इजीली अर्ली। हर बंदा एक ट्यूनिंग नाल काम करता पे कर दंदे उसको। ये कोई हमसे बात कर रहा है या आपस में कुछ कहीं अनम्यूट हो गया है? अगर किसी का अनम्यूट हो गया हो तो कृपया म्यूट कर लें। अब एक गीत हम और प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें दो छंदों का प्रयोग हुआ है। और पहले मैंने जो छंद लिया है वो है मापनी पे आधारित। दूसरा जो गीत हम देंगे
इसके 2 छंद हैं, दोनों छंद मापनी मुक्त हैं। और मित्रों, मैं ये बता देना चाहूंगा कि मापनी युक्त छंद का अनुकरण बहुत आसान होता है, मापनी मुक्त को समझना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसकी चाल नहीं पकड़ में आती। जब चाल पकड़ में आती है तभी आदमी लिख पाता है। और जिसकी मापनी है उसमें चाल पकड़ में आए ना आए, मापनी अगर मिल रही है तो निश्चित रूप से लय में हो, मापनी उसका पूर्ण व्याकरण है। लेकिन जिसमें मापनी नहीं उसमें कठिनाई होती। इन छंद, ये जो छंद आने वाले हैं गीत में, ये मापनी मुक्त है। पहले गीत सुनिए फिर उस पर चर्चा। बस ध्यान दीजिएगा कि और कोई नई बात नहीं है, इसमें योजना कुछ बदल के हम दिखाएंगे और मुख्य चीज ये दिखाएंगे कि हम एक गीत में 2-2 छंदों का प्रयोग कैसे करते हैं, और 2 की जगह 3 और 4 फिर आप खुद ही कर लेंगे जब आवश्यकता होगी। गुल्ली डंडा लुक्का छिपी, गुल्ली डंडा लुक्का छिपी, बरगदिया की छां। गुल्ली डंडा लुक्का छिपी, बरगदिया की छां। याद बहुत आता है मुझको बचपन का वह गाँव। याद बहुत आता है मुझको बचपन का वह गाँव। लंबो काकी के बग्गर में चुपके से घुस जाना। लंबो काकी के बग्गर में चुपके से घुस जाना। पके पके अमरूद तोड़कर जेबों में भर लाना। रधिया के संग मिलकर खाना, रधिया के संग मिलकर खाना, बरगदिया के ठां। याद बहुत आता है मुझको बचपन का वह गाँव। बरगदिया का बरगद होना जान नहीं मैं पाया। बरगदिया का बरगद होना जान नहीं मैं पाया। रधिया को लेने जब कंधई मोर धरा कर आया। रधिया को लेने जब कंधई मोर धरा कर आया। रहा देखता दूर जा रहे, रहा देखता दूर जा रहे, रचे महावर पाँव। याद बहुत आता है मुझको बचपन का वह गाँव। बरगद की बढ़ रही जटा जब धरती में घुस आई। बरगद की बढ़ रही जटा जब धरती में घुस आई। थकी थकाई रधिया आकर मेरे संग बिरमाई। मौन निहारा उसे किया तो, मौन निहारा किया उसे तो, कौवे ने की कां। याद बहुत आता है मुझको बचपन का यह वह गाँव। याद बहुत आता है मुझको बचपन का वह गाँव। गुल्ली डंडा लुक्का छिपी, बरगदिया की छां। याद बहुत आता है मुझको बचपन का वह गाँव। इसका मुखड़ा है, अलग अलग रस, अलग अलग भाव के गीत हैं, दोनों में कोई तालमेल नहीं। वो देश की विषम परिस्थितियों का वर्णन है पहले गीत में, और ये श्रृंगारिक गीत है। तो गुल्ली डंडा लुक्का छुपी बरगदिया की छांव, याद बहुत आता है मुझको बचपन का वह गाँव। ये मुखड़ा हो गया। मुखड़े की दोनों पंक्तियां हमें देखना होगा कि किस छंद पे रची गई। अब मापनी तो है नहीं जो मैं मापनी गाल गा में बना दूं। ये मापनी मुक्त छंद है। गुल्ली डंडा लुक्का छिपी, ये 16 मात्रा है। बरगदिया की छांव, ये 11 मात्रा है। 11 मात्रा का अंत में जो छांव आया है वो गाल है, गुरु लघु आया है। तो जो पहली 16 मात्रा है वो चौपाई की 16 मात्रा।
गुल्ली डंडा लुक्का छिपी मंगल भवन अमंगल हारी, उसी चौपाई की धुन पे ये 16 मात्राएं। और बरगदिया की छांव, ये दोहे का समचरण है। जैसे पेड़ खजूर फल लागे अति दूर, ये दोहे का विषम चरण है। तो गुल्ली डंडा लुक्का छिपी चौपाई के चरण में बरगदिया की छांव दोहे का समचरण जोड़ दिया तो एक छंद बन गया। इस छंद का नाम है सरसी छंद। ये सरसी छंद है और 16 घेरा मिलके 27 मात्रा का ये चरण हो गया। हम सरसी छंद से केवल लय लेंगे, चरण का विधान लेंगे, बाकी हम चरण की संख्या और तुकांतता उसकी नहीं लेंगे, तुकांतता हमारे अपने गीत की हो। तो ये स्पष्ट हो गया होगा कि ये पंक्तियां दोनों ही सरसी छंद पे आधारित हैं, जिसमें एक चरण में 27 मात्राएं होती, तो यहाँ एक पंक्ति में 27 मात्राएं। गीत में चरण नहीं बोला जाता, गीत में पंक्ति। तो पंक्ति में 27 मात्रा है, 16 घेरा पर यति है, 16 मात्राएं चौपाई की हैं, 11 मात्राएं दोहा के समचरण की हैं। गुल्ली डंडा लुक्का छिपी बरगदिया की छांव, याद बहुत आता है मुझको बचपन का वह गांव। दोनों पंक्तियां तुकांत हैं, छांव गांव। तुकांत क्या हुआ? आंव। बात खत्म। अब आइए अंतरे पे। लंबो काकी के बग्गर में चुपके से घुस जाना, पके पके अमरूद तोड़कर जेबों में भर लाना। दो पंक्तियां तुकांत हैं, दोनों का छंद बदल गया है। पढ़ने में बहुत से लोग जान भी नहीं पाते छंद बदल गया है, लेकिन बदल गया। कैसे? लंबो काकी के बग्गर में 16 मात्राएं, चुपके से घुस जाना ये 12 मात्राएं। अब घेरा नहीं है, ये है 12 मात्राएं। चुपके से घुस जाना, 4 हमने अलग अलग बोल दी, जोड़ लीजिए 12 हो। अब ये 16 12 कुल मिला के 28 मात्रा का छंद हो गया। 16 12 28, और इस छंद का नाम है सार छंद। तो अंतरा जो है वो सार छंद पे आधारित है, जिसकी एक पंक्ति में 28 मात्रा होंगी, 16 12 पर यति होगी, 16 मात्राएं चौपाई की होंगी और 12 मात्राएं जो हैं ये समकल होंगी। समकल का मतलब होता है कि सारे कल सम हो, 2 4 6 मात्राओं के हों, और अगर विषम आए तो पास पास में आए, जिससे वो फिर सम हो जाए। 3 3 आए तो 6 हो गए, 3 3 मिलके 6, तो विषम विषम मिलके सम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसकी 2 मात्राएं जो है वो तुकांत है और सार छंद पे आधारित है। लेकिन अब जो पूरक पंक्ति आएगी उसको किसके साथ मिलना है? टेक के साथ। जैसे कहते उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, अंतरा चलेगा लेकिन पूरक पंक्ति लौट के फिर टेक के पास आ जाएगी और टेक से मिल करके रहेगी, मैच करके रहेगी, उसमें तालमेल करके रहेगी। कैसे? रधिया के संग मिलकर खाना, बरगदिया के ठाव, ये सरसी हो गया और टेक मिल गई। याद बहुत आता है मुझको बचपन का वह गाँव। तो इस गीत में आपने देखा कि अंतरा जो है वो सार छंद में है, मुखड़ा सरसी में है और अंतरे की पूरक पंक्ति सरसी में है। इसी प्रकार आगे के 2 अंतरे हैं वो अपने आप समझ सकते हैं। अन्य बातें दोहराने की आवश्यकता नहीं है। गीत के जो अवयव हैं, लयात्मकता हमने बताया 2 छंदों पर आधारित है, मुखड़ा अंतरा, अंतरे के बाद पूरक पंक्ति, तुकांतता, भाव प्रवणता। इतने लक्षण गीत के हैं जो आपको प्रत्येक अपने गीत में देखना है, समझना है। कुछ बातें और हम बताना चाहेंगे। एक नवगीत के नाम से विधा चली है, मैं उस पर अधिक कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, केवल इतना कहना चाहूंगा कि जब गीत में कुछ नए प्रयोग किए जाते हैं, प्रतीक विधान, उपमान विधान, बिंब योजना, मानवीकरण, ये नए प्रयोग किए जाते हैं, कुछ नए छंदों के प्रयोग किए जाते हैं और युगीन संवेदना को अभिव्यक्ति दी जाती है, उसके यथार्थ को अभिव्यक्ति दी जाती है। कल्पना में हवाई आसमान में नहीं उड़ा जाता है, यथार्थ के धरातल पर जो युगीन संवेदना है उसको अभिव्यक्ति दी जाती है, तो उसे नवगीत कहते हैं। लेकिन ये हमने
यहाँ क्यों छेड़ा कि नवगीत पहले गीत है फिर नवगीत है, गीत के पीछे नव लगा देने से नवगीत बना है। तो गीत के जो हमने लक्षण बताए हैं, अगर इन लक्षणों से भटका है तो न वो गीत है न वो नवगीत है। लक्षण तो हम बता ही दिए ऊपर। प्रयोग नए नए कर सकते हैं आप, नए नए टुकड़े जोड़ करके, पंक्तियां जोड़ करके अंतरा बना सकते हैं, मुखड़े बना सकते हैं, लेकिन मुखड़ा और अंतरा की जो व्यवस्था हो जाएगी, उस व्यवस्था को, उस योजना को किसी भी अंतरे में आप खिसका नहीं सकते। तुकांत विधान को आप नहीं खिसका सकते, छंद योजना को नहीं खिसका सकते हैं। जो एक मुखड़ा और एक अंतरे को मिला के बना दिया है, उसका अनुपालन पूरे गीत में करना होगा। अगर नहीं अनुपालन हुआ है, तुकांतता सार्थक नहीं है, छंद से भटक रहा है, तो न वो गीत है न वो नवगीत है। चाहे उसे देश के चाहे जितने ऊंचे कवि ने लिखा हो, सम्मानित साहित्यकार ने लिखा हो, पूर्णतः वो गीत से खारिज है, गीत के बाहर है। और गीत के बाहर है तो नवगीत हो ही नहीं सकता। उसमें प्रयोग नव है, लेकिन गीत की जो मर्यादा है उसका उल्लंघन नवगीत में नहीं हो सकता है। ये मेरी एक बात है। गीत को लिखने का ढंग बहुत चले हैं। कुछ लोग पंक्तियां तोड़ तोड़ के गीत को लिखते हैं। जैसे मुझको लिखना हो कि क्या हुआ कुछ कहो वाटिका के सुमन, एक पंक्ति को हम लिखें क्या हुआ, दूसरी पंक्ति में कुछ कहो, तीसरी पंक्ति में वाटिका के, और चौथी पंक्ति में सुमन। ऐसे पंक्तियां तोड़ तोड़ के जो गीत लिखे जाते हैं, चलन है। वो लोग कहते हैं कि हम अपने भाव संप्रेषण के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन इससे गीत का स्वरूप भंग हो जाता है, समझने वाले को असुविधा होती है, गाने वाले को असुविधा होती है। और यह कहना कि भाव को अभिव्यक्त करने के लिए पंक्तियों को तोड़ना आवश्यक है, मेरी समझ में भ्रामक है। क्योंकि अगर एक ही पंक्ति में वो लिखा जाए, कामा और हाइफन जो भी चिन्ह है वो लगा करके अपने भावों को व्यक्त कर दें, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तुलसीदास की पंक्तियों में कहीं कोई कामा, कोई अर्धविराम, कुछ नहीं होता है, सीधे सीधे चौपाई लिखी होती है और सारे अर्थ सबकी समझ में आ जाते हैं। तो आपके अर्थ क्यों नहीं समझ में आ रहे? इसके मतलब है कि आपके अंदर संप्रेषणीयता की कमी है, भाव प्रवणता की कमी है, अभिव्यक्ति की कमी है। पंक्तियां तोड़ने का कोई औचित्य नहीं। पंक्तियां लय के आधार पर, छंद योजना के आधार पर तोड़ी जा सकती। जैसे सरसी छंद में 16 घेरा पे यति है, तो हम 16 एक पंक्ति में लिखें, घेरा दूसरी में लिखें, ये तो ठीक है। लेकिन उन 16 को भी हम कहीं 2, 6, 7, 8 में तोड़ दें, कहीं 3, 6, 5 इस तरीके से तोड़ते चले जाएं, इसका कोई औचित्य नहीं है। यह हो सकता है राय, इस राय से सब सहमत न हो, लेकिन मेरी दृष्टि में गीत को गीत की तरीके से लिखना चाहिए, जिससे सबकी समझ में आए, गाने वाले को सुविधा रहे, पढ़ने वाले को सुविधा रहे, त्रुटियां भी सामने आ जाएं, वो छुपी न रहे। और भी ये कहना चाहेंगे कि गीत लिखते समय कविता के जो गुण हैं उनको नहीं भूल जाना चाहिए। कि जैसे हमने एक ढांचा तो बताया है कि ऐसा ऐसा मुखड़ा है, अंतरा होगा, पूरक पंक्ति होगी, लेकिन इस अभाव प्रवणता होगी, लेकिन इसके साथ रसात्मकता, गीत में एक ही रस का निर्वाह किया जाता है और अंत तक उसी रस को गहराई तक पहुंचाया जाता है। कुछ गीत में रस परिवर्तन भी होता है, लेकिन वो परिवर्तन सार्थक होता है, अनर्गल नहीं होता है। अपने विषय के अनुरूप हम चलते हैं, कहीं से निराशा से गए आशा तक पहुंच गए, या ऐसा ही कुछ और, वो अलग बात है। लेकिन भाव में एक प्रवणता, माने एक निरंतरता होनी चाहिए। एकदम एक अंतरा कहीं जा रहा है, दूसरा कहीं जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अलंकार योजना, बिंब योजना, प्रतीक योजना, इन सब का प्रयोग करना चाहिए और नए नए प्रयोग करना चाहिए। जो आज तक कहा गया उसी को दोहरा करके हम अपने गीत में कह दें, उसी को दोहरा के कुछ नए छंद में कह दें, तो ऐसा करने के बजाय हमको कुछ नया विषय, नया ढंग, नया रस, नई अभिव्यक्ति का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से गीत हमारा सार्थक होगा। इसके साथ साथ मेरी बात पूर्ण हुई। अब यदि आपको प्रश्न करने हैं तो आप प्रश्न कर सकते हैं। अपना माइक्रोफोन जो है अनम्यूट कर दीजिए। निसंकोच, जिसको जो पूछना हो आप पूछ लीजिए, क्योंकि आपके साथ रहकर मेरी भी ज्ञान वृद्धि होती है।
नमस्कार सर जी। ये आजकल जो बड़े बड़े नामी कवि हैं जैसे अनामिका, अशोक धनवा, ये सब जो लिखते हैं वो तो कोई नियम को मैंने देखा, मेरे को ऐसा लगता है ज़्यादा फॉलो नहीं करते। उनकी लिखा अलग बड़े बड़े नामी देश के नामी कवि हैं, तो उनको फिर कैसे समझा जाए, उनकी लेखनी को किस तरह से समझा जाए? देखिए, हम किसी नाम को लेके तो बात करेंगे नहीं, क्योंकि जब नाम को लेंगे तो उसकी नहीं, हाँ, ठीक है, नाम के मतलब एग्जाम में कि पहले में सरिता सिंह मैं है, बता रहा हूँ, अशोक धनवा मैं है, आपकी बात अनामिका है। का जी। हाँ, उनके भाव हम पे रहता है। कविता में हम ये भाव को मेंटेन करते हैं वो। भाव से गीत नहीं बनता है। हाँ जी, कीर्तन जब तक शिल्प में नहीं ढला होगा तब तक गीत नहीं होगा। तो उनकी कविता को क्या कहा जाए? वो जो लिख रहे हैं उसको क्या कहा जाए? ये उन्हीं से पूछ लिया जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, ये तो मतलब पूछते नहीं थे। नहीं, वो आप तो गीत नहीं है। तो क्या अगर है वो वो? गीत के नियम का पालन नहीं करता तो गीत नहीं है, उसको अगीत कह सकते हैं। तो कविता भी नहीं कह सकते, कविता नहीं कह सकते उसको? हम इसे ये तो जब देखेंगे तब बताएंगे कि उसमें अच्छा। जो विचलन है वो कितना है, क्या है। वो कविता की कोटि में आता है या छोटी-मोटी त्रुटियों के साथ गीत हो सकता है। ऐसा नहीं कहीं मात्रा पतन किसी ने कुछ कर दिया तो हम गीत को निकाल दें। लेकिन जो बातें हमने बताई हैं, उन नियमों का यदि पालन नहीं है, तो वो गीत नहीं है, चाहे जितना बड़ा गीतकार उसको लिखे और चाहे जितनी उसको प्रशंसा मिल जाए, चाहे उसको सम्मान मिल जाए, राष्ट्रीय सम्मान मिल जाए, पदक मिल जाए, लेकिन फिर भी उसकी रचना गीत की कोटि में नहीं आएगी, या आएगी तो निकृष्ट गीत की कोटि में आएगी। धन्यवाद, थैंक यू। गुरुदेव, मैं ये मानता हूँ कि जिसको गाया जा सके वही गीत है, जिसको गाया नहीं जा सके उसको गीत कैसे कहेंगे? गा तो छंद भी सकते हैं। हाँ, मतलब छंद का ही एक पार्ट है, छंद का ही एक आगे एक एक्सटेंशन है गीत। तो अभी हाँ, जिसको गा ही नहीं सकते तो उनको गीत हाँ, कैसे शायद आप ये कहना चाहते हैं कि गीत तभी है जब गाया जा सके। गाया जा सके? बहुत और अगर जरूरी है। गाया नहीं, बिल्कुल, अगर गाया नहीं जा सकता तो गीत नहीं। हम बिल्कुल सहमत हैं, यही हमने प्रारंभ में भी कहा था। जब बात शुरू की थी तो प्रारंभ में यही बात की थी, गेयता ही अनिवार्य लक्षण है गीत का। जी, सहमत हूं आपकी बात से। और जी, धन्यवाद। ओम जी, मेरा एक प्रश्न है, जी, जरा गीत और पद में थोड़ा अंतर समझाइए। गीत और पद में आप स्वयं अंतर देख सकते हैं। उसमें मुखड़े की जगह पे एक पंक्ति होती है जो लगभग आधी होती है अन्य पंक्तियों की, पूरी वो नहीं, और फिर उसमें 2-2 पंक्तियां होती हैं। 2-2 पंक्तियों का तुक उसी टेक के साथ मिलाया जाता है। तो गीत के पूरे लक्षण नहीं है, लेकिन गीत का एक रूप है वो। वो गीत पूरा नहीं माना जाएगा, उसमें पूरक पंक्ति नहीं है, अंतरा नहीं है। जैसे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, और उसके बाद में 2-2 पंक्तियां आती हैं, उनका ऊपर से तुक मिला दिया जाता है। कभी-कभी आप देखते होंगे कुछ पदों में तुक भी नहीं मिलाया जाता है। कुछ पंक्तियों में प्रत्येक पंक्ति का तुकांत होता है, कुछ में 2-2 का तुकांत होता है। तो वो पद की जो शैली है, वो गीत का ही एक रूप है। गेय वो भी है, या कहें गीत उसी से परिवर्तित होकर के इस रूप में आ गया। लेकिन पद पद है, गीत गीत है, पद गीत नहीं हो सकता। गुरुजी, पद भजन गीत और गाने के गीतों में क्या अंतर है? जी, भजन के जो गीत होते हैं, भजन तो एक असल में विषय है कि अच्छा, भगवान के विषय में कविता जो लिखी गई। लेकिन जो भजन गाए जाते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। एक तो वैसे गीत हैं जैसा मैंने समझाया आपको, और दूसरे वो हैं जो गीतिका या गजल के आधार पे लिखे जाते हैं, बड़े अच्छे कीर्तन भजन बन जाते हैं। तीसरे वो हैं जिनको पद भी कहा है। तो पद भी भजन में आते हैं। तो सारे भजन तो गीत नहीं है, लेकिन गीत में भजन लिखा जा सकता है जो बहुत सुंदर बने। और जब गीत पर भजन लिखें तो गीत की व्याकरण का पालन करें। जब गीतिका पर भजन लिखें तो गीतिका की व्याकरण का पालन करें। और जब पद के रूप में लिखें तो पद का की जो परंपरा है
उसको हम पालन करें। पद की परंपरा बहुत स्पष्ट नहीं है, बहुत ही जिसे कहते हैं परिभाषित नहीं है, जैसा हमने बताया। बस उसको पद में यही होता है, एक पंक्ति होती है, उसी से मिला के अगली पंक्तियां गाई जाती हैं और उसका तालमेल बैठना चाहिए। मुझे जल्दी में कोई उदाहरण नहीं याद आएंगे, नहीं तो मैं आपको बताता कि 5 मात्राओं को कभी-कभी इधर से उधर करके बड़ी अच्छी गेता पैदा की जाती है। ये सरसी छंद जो है, सरसी छंद की जो 11 मात्रा है उसमें 5 जोड़ दिए 16 चौपाई हो जाती है। तो तमाम उसमें ऐसी 5 मात्राओं के टुकड़े होते हैं कि उनको आगे पीछे जोड़ के एक आनंद पैदा किया जाता है। तो पद को गाने की एक अलग कला है, लिखने की अलग कला है, उसको अलग से सीखना होगा। तो हम अपना भजन गीत पे लिख रहे हैं या गीतिका पे लिख रहे हैं या पद पे लिख रहे हैं, ये हमको ठीक प्रकार से समझना होगा और समझ के लिखना होगा। जी। ओम जी, एक बचपन से एक बहुत फेमस राष्ट्रगान हम लोग सुनते हैं, नॉट राष्ट्रगान, मोहम्मद इकबाल का सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। जी। इसको हम अभी तक गीत समझते थे, तो ये गीत की श्रेणी में आता है कि किसी और कविता की श्रेणी में? आप इसको और सुना सकते हैं थोड़ा? सारे जहां से गद्य में ही अच्छा, सुना दीजिए, कम समय लगेगा जरा। ओके। क्योंकि समय मेरा समाप्त हो रहा है, मैं 1 घंटे से ज्यादा सारे नहीं जहां रुकूंगा। से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, यह गुलसितां हमारा। और गोदी में ये खेलती हैं जिसकी हजारों नदियां। हाँ, अ, बस एक पंक्ति और चाहिए केवल। गुलशन है क्योंकि जिसके दम से रस के जिना हमारा। हमारा ये गजल के पैटर्न पे लिखा हुआ है। ओके। अब इतना हम बिना जाने नहीं बोल सकते थे क्योंकि तो मुझे याद नहीं था। और गजल गीतिका की चर्चा हम अगले ही किसी अगले या उसके बाद वाले में हम विस्तार से करेंगे, क्योंकि इसमें अंतरा नहीं आया है, मैं जहां तक समझ रहा हूँ। जी। अंतरा नहीं है, इसीलिए गीत नहीं है। क्योंकि बिल्कुल जैसे सही कहा। मुखड़ा जैसे पूरा हुआ, उसके बाद में जो पूरक पंक्ति आकर के उसी में फिर टेक पर मिल गया। हाँ, ये गीतिका का प्रारूप है। अब गीत में पूरक पंक्ति से पहले कम से कम 2 पंक्तियां होनी 2 चाहिए जो पंक्तियों कम अंतरा से बना, कम एक अंतरा आना चाहिए। और उन 2 पंक्तियों में या 2, 3, 4 पंक्तियों में आप एक आंतरिक तुकांत भी होना चाहिए। अगर वो तुकांत नहीं है तो भी गीत अधूरा रह जाएगा। तो वो शर्तें यहाँ नहीं पूरी हो रही। और ये तो स्पष्ट रूप से गजल पे आधारित। और कोई प्रश्न? मल्लिका जी थक गई सुनते सुनते, तो मल्लिक जी हैं, सरस्वती मल्लिक जी, आप बहुत अच्छे प्रणाम भजन सर। लिखती हैं। हाँ हाँ, बोलिए पद्मावती जी। अर्चना बोल रही हूँ सर, अर्चना पांडे अच्छा, हैदराबाद से। जी जी बोलिए। सर, ये गीत और नवगीत, एक तो इन दोनों का अंतर नहीं समझ आया अभी तक, और दूसरा कि लोकगीत, लोकगीत में तो कई बार पूरी की पूरा गीत खत्म हो जाता है और तुकांत का कुछ मतलब होता ही नहीं है। तुकांत मतलब उसको मिलता ही नहीं है, कहानी जैसी चलती हुई वो खत्म हो जाती है। जी जी जी, देखिए गीत और नवगीत की जो बात पहले बताई वो यह है कि गीत का जो हमने प्रारूप प्रस्तुत किया है यह पूरा नवगीत में होना चाहिए। उसमें कुछ नव्यता नवीनता होती है जिसकी वजह से उसको नवगीत कहा जाता है। वो सर, नवीनता क्या होती? जी बोलिए। नवीनता विषय की या किस चीज की? हाँ, विषय की होती है, और कभी कभी शिल्प में नए नए छंदों का, नई नई लयों का प्रयोग करते हैं। लेकिन गीत का जो प्रारूप हमने ताना बाना समझाया उसका पालन पूरी तरीके से नवगीत में होना चाहिए, अन्यथा वो नवगीत की कोटि में नहीं आएगा। वो गीत ही जी नहीं सर। रहेगा तो नवगीत कहाँ से होगा? अब दूसरा जी। आपका प्रश्न था लोकगीत। लोकगीत का। लोकगीत वास्तव में गीत ही होते हैं, लेकिन वो विद्वान कवियों के द्वारा नहीं, मस्ती में कम पढ़े लिखे या कहा जाए जो व्याकरण से अधिक सरोकार नहीं रखते अनभिज्ञ। उनके द्वारा मस्ती में गाए गए होते हैं। तो कभी वो पालन करते हैं, कभी नहीं करते हैं। सदैव नहीं होता है कि पालन ना हो, कभी कभी वो नियमों का पालन नहीं करते हैं, तभी उनको इन गीतों से अलग लोकगीत के रूप में देखा जाता है। ठीक है सर, धन्यवाद सर। जी,
उसमें विचलन होता है लोकगीतों में, जो आपने खुद ही कहा, तो इसीलिए उसको अलग कर दिया गया कि लोकगीत है भाई, इसमें ज्यादा आप प्रश्न न उठाना और ज्यादा नुक्ताचीनी मत करना, ज्यादा इसकी समीक्षा मत करना, ये लोकगीत है। ठीक है ना? जी सर, और? धन्यवाद सर। स्वागत। और अब मेरा अंत, अगर बातचीत कोई प्रश्न हो तो मैं बात एक और करके समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि मेरी बहुत इच्छा है कि 1 घंटे में कार्यक्रम खत्म हो जाए। मैं बहुत देर तक बोलता रहता हूँ, बड़ा उसमें व्यवधान हो जाता है सबके कार्यक्रमों में। अंतिम बात ये कहूंगा कि गीत लिखें कैसे। गीत लिखने के लिए आवश्यक नहीं है कि जो हमने सांचा, जो व्याकरण, जो व्यवस्था बताई है, पूरी व्यवस्था में शब्द डाल डाल के आप गीत लिखें। आपको जो गीत पसंद हो, जो आपकी रुचि का हो, उस गीत को गाइए, गुनगुनाइए और उसी के ढांचे पे अपना गीत लिखिए। और ढांचे को अनुकरण करने में ये बातें आपके सामने आती जाएंगी कि भाई उसमें मुखड़ा भी हो, अंतरा हो, पूरक पंक्ति और टेक का तालमेल हो, और साथ में ये भी देख लीजिए किस छंद पे आधारित है जिसकी आप नकल कर रहे हैं। तो फिर आप उसी पर आधारित जो गीत लिखेंगे उसका परीक्षण खुद ही कर लेंगे, हमको या किसी को दिखाना नहीं पड़ेगा। अपने आप परीक्षण कर लीजिए कि गीत की जो शर्तें बताई गई हैं वो पूरी हो रही कि नहीं, छंद का कहीं उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, तुकांतता कहीं अशुद्ध तो नहीं है। सारी बातें निरीक्षण कर लीजिए, जहाँ गड़बड़ हो उसको ठीक कर लीजिए, आपका गीत सर्वोत्तम बनेगा। और मन से अगर गीत लिखना है, अगर छंदबद्ध कविता करनी है, तो मन से ये बात निकाल दीजिए कि शिल्प में लिखने से मेरे भाव मर जाते हैं। अगर ऐसे ही भाव मरते होते तो कबीर दास, सूरदास, तुलसीदास, नरोत्तम दास, महादेव वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर जी, इन सबके पास कोई भाव बचे नहीं होते, सब मर चुके होते, तो शिल्प में लिखे। इन्होंने कितने बड़े बड़े भावों को, विचारों को गीत में, गीतबद्ध, संगीतबद्ध और छंदबद्ध कविता में व्यक्त कर दिया, और आप कहते हैं हमारे भाव मर जाएंगे। अगर मर जाते हैं तो गद्य में लिखिए, कविता को प्रदूषित मत करिए। ये मेरा विनम्र निवेदन है, अपना सुझाव है। अगर कविता में छंदबद्ध में लिखना है तो अनुकरण से लिखिए और व्याकरण से परखिए, परखिए और परखने के बाद में उसको संवारिए, संवारने के बाद में सुनाइए, दूसरों को आनंद दीजिए, खुद आनंद लीजिए। ये मेरी आज की वार्ता है, मेरा संदेश है और मेरी शुभकामना है। जी सर, एक बात मैं क्वेश्चन मेरा पूछना चाह रही था। जी नमस्कार सर, मैं पूछना चाह रही थी, दोहा जब हम लोग लिखते हैं, मेरी आवाज आ रही है आप तक? आ रही है, आप बोलिए। हाँ, मैं जब दोहा लिखती हूँ तो दोहा में तो हमें पता है कि हाँ ऐसे चरण लिखना है। कभी कभी ऐसा कोई शब्द नहीं मिलता, हमें लगता है एक एक की मात्रा को हम सही मान लें। पहले चरण के अंत में जैसे 2 1 2 की मात्रा है, ठीक है, गुरु लघु गुरु मानते हैं। अगर हमारे पास 3 लघु आ जाते हैं तो क्या वो सही होता है? इस विषय हम विस्तार से बता चुके हैं। 3 लघु का जो शब्द होता है एक, उसका भार लगा होता है जी। अच्छा, तो लगा के रूप में प्रयोग होगा, अन्य रूप में नहीं होगा। अगर उसका जो दूसरा पार्ट है, पहला चरण उसके बाद दूसरा चरण, दूसरे चरण में अंत में गाल आएगा, उसमें कोई वो नहीं है। गाल से उससे और ठीक रहेगा वो? नहीं, कुछ नहीं, दूसरे चरण के अंत में गाल ही आएगा, गुरु लघु ही आएगा, उसमें कोई समझौता नहीं। उसमें लघु गुरु नहीं हो सकता ना, असंभव। जी जी, यही पूछना था। और अगर हमने दोहे लिखे हैं तो क्या मैं आपके पास भेज सकती हूँ? आप 2-4 भेजिएगा, हम देख लेंगे जी। और उसमें ये अपेक्षा करेंगे जैसे हम 2-3 दोहे आपके देख करके जो सुझाव देते हैं, उस सुझाव पर अगर आप सही करके दिखाएं जी, तो आगे भी हमारा बताने के लिए हौसला बढ़ेगा। बहुत से लोग हैं, उनके रचनाओं पे हमने टिप्पणियां की, सुधार किया, उन्होंने धन्यवाद आभार व्यक्त कर दिया, लेकिन सुधार के मुझे नहीं दिखाया। तो मुझे धन्यवाद आभार नहीं चाहिए, हमको सुधार के दिखाएं। एक बार दिखाने के बाद जो गलती एक बार सुधारें उसको दोबारा ना होने दें, तभी सीखने सिखाने की प्रक्रिया आगे चलती है। ये आपसे नहीं, सभी लोगों से निवेदन है
कि जी। बहुत से लोगों ने आभार व्यक्त कर दिया। हमने तो बड़ी मेहनत से सब पूरी समीक्षा दी, कहाँ पे कौन मात्रा गलत है, कहाँ लय भंग है, कहाँ क्या होगा। उन्होंने कहा हार्दिक आभार। भाई ऐसा आभार हमें नहीं चाहिए, ये तो निरर्थक हो गया मेरा परिश्रम। आप सुधार के उसको दिखाइए, तब सार्थक होगा। धन्यवाद। आपके बहाने इतनी बात हो गई, आपसे नहीं डायरेक्ट कह रहे हैं हम, सार्वजनिक रूप से बात है। जी नहीं सर, हम लोग सीख रहे हैं तो पता होना चाहिए ना कहाँ पे क्या है। जी लिखते जी जाए और अगर उसमें ना फिर उस सही जाए तो। जी। जी जी, नमस्कार जी। तो अब धन्यवाद समाप्त किया जाए कार्यक्रम। जी। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ शारदा की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप छंदबद्ध रचना प्रणाम करते रहें, आगे प्रणाम बढ़ते गुरु, रहें। नमस्कार। सभी को आशीर्वाद, नमस्कार, शुभकामनाएं, नमस्कार, यथोचित नमन। नमस्कार। जी। अब हम कहेंगे कि हाँ, आदरणीय श्याम प्रकाश अग्रवाल जी नमस्कार। अब आप इस कार्यक्रम को समाप्त कर दें अपनी वाणी से, अपने शब्दों से या अपनी उंगली से। नहीं नहीं, अरे आप सभी का धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। नहीं, आपने बहुत एक चीज बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी, सिर्फ अंत में कहा कि नहीं आपके पास कोई सुझाव है तो फिर सुझाव पर अमल करके बताया तो सही, कम से कम। जी, ये बहुत जरूरी है, सीखने के लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। ये तो मैं सभी को धन्यवाद। प्रार्थना करूंगा कि बस वो करेंगे। सभी का बहुत अच्छा, सभी को नमस्कार।